फरवरी 1930 का प्रथम सप्ताह। खूब जाड़ा पड़ रहा था। वर्षा भी तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक पुलिस वाले थे, लेकिन केवल 4-6 ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे वेश में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डब्बा छान मारा, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद का कहीं पता ना चला। गाड़ी छूटने से कुछ पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ अपने अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के भेष में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच बीच ही में ही उतर पड़े थे। टिकट के पीछे हिंदी में लिखा था, मुझे जीवित पकड़ सकना असंभव है आज़ाद। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आज़ाद लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस के कुछ जवान दौड़ते हुए उसी को ओर आ रहे हैं। बांसमंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े और चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर ही वेट रोड पर आते आते एक संकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक सड़ना चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। मकान में प्रवेश करते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दी और कमरे से धोती और तौलिया लाकर आज़ाद की ओर बढ़ा दी। उन्होंने दोनों चीज़ें ले ली। धोती जनानी साड़ी थी। उन्हें हंसी आ गई। बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो नहीं, बुढ़िया ने कहा। आज़ाद चुपचाप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाएं। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने स्नेह से पूछा। जीवन में झूठ तो कभी बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद बोले। क्यों? सच बोलने में क्यों डर है? जो भी हो सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद, वही आज़ाद जो फरार है, वही आज़ाद जिसे जीवित या मृत पकड़ लाने के लिए सरकार ने 15,000 रुपये के इनाम घोषित किया। बुढ़िया चौंकी। जी वही, तुम्हारा अपराधी देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासक अब और सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़िया को तोड़ने का संकल्प लिया मैंने। बस यही मेरा अपराध है। आज़ाद आवेश में कहते गए। धन्य है तुम्हारा संकल्प। धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसे लाल को जन्म दिया। तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाती हुई दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी लेकिन निर्धन महिला है। तभी आज़ाद बुढ़िया को खांसी का दौरा आया। ऊपर कमरे से निकलकर बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना आई। वह ऊपर कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। नीचे पहुंचकर वह माँ की पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। ठीक होते ही बुढ़िया भौचक्की से इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ?
किसे देख रही हो? वह कहाँ गया? अभी तो मुझसे बातें कर रहा था। कल्पना समझ ना पाई कि माँ को अचानक क्या हो गया। वो घबरा कर रोने लगी। तभी आजाद, जो कोने में छिप गए थे, निकल कर आए और बोले, मैं तो यहीं हूँ। ऊपर से किसी की आहट सुनकर कोने में छिप गया था। कल्पना ने कल्पना ने आजाद को देखा और माँ से पूछा, यह कौन है माँ? रात का मेहमान? बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आजाद ने सहज भाव से कहा। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई। इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही चीनी लेकर कल्पना आई। हाथ धोकर आजाद खाने बैठे तो एक एक पराठे को दो दो कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है। कभी भूखी रही हो? आजाद ने पूछा। हाँ, भूखे रहना कोई नई बात नहीं। हम आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना। परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो? एमए द्वितीय वर्ष में। विषय क्या है तुम्हारा? संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ाती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आजाद ने 2 लोटा ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की एक ट्यूशन करती है। उसी में किसी प्रकार गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो नज़र में है, लेकिन पैसे की समस्या मुँह बाए खड़ी है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन कर रात के 2 बजाए। आजाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। आजाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत नीचे आई और बोली, वाण की कादम्बरी पढ़ रही थी। बड़ी कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं है। मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ। यही मेरा आशीर्वाद है, आजाद ने कहा। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आजाद ने अटैची कल्पना का हाथ में थमा दी और बुढ़िया को प्रणाम करके तुरंत वहाँ से चल दिए। कल्पना ने अटैची खोली। उसमें भरे सैकड़ों रुपये के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। रुपये लेकर बुढ़िया दरवाजे की ओर झपटी। आजाद जा चुके थे। वर्षा ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। अंधकार में ताकती वृद्धा ने ना जाने क्या सोचती रही।